पड़ोसी देश बांग्लादेश सुलग रहा है। आरक्षण को लेकर उठे विवाद के बाद वहां तख्ता पलट हो चुका है। प्रधानमंत्री शेख हसीना भारत की शरण में है, लेकिन बांग्लादेश जल रहा है और हिंसा की आग में सबसे ज्यादा झुलस रहा है वहां का अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय। बांग्लादेश में कट्टरपंथी दंगई हिंदुओं को निशाना बना रहे हैं। हिंदुओं के साथ मारपीट हो रही है, महिलाओं के साथ रेप किया जा रहा है, हिंदुओं के घर में तोड़फोड़ की जा रही है, उनसे लूटपाट हो रही है, उनकी संपत्ति पर कब्जा किया जा रहा है, मंदिर जलाए जा रहे हैं, कट्टरपंथी हिंदुओं को निशाना बनाने का खुलेआम ऐलान भी कर रहे हैं। We are also monitoring the situation with regard to the status of minorities. There are reports of initiatives by various groups and organizations to ensure their protection and well-being. We welcome that, but will naturally remain deeply concerned till law and order is visibly restored. भारत की चिंता जायज भी है। बांग्लादेश में विभाजन के बाद से ही हिंदू अंतहीन प्रताड़ना का शिकार हैं। आंकड़े बताते हैं बांग्लादेश में खूनी आंसू रो रहे हिंदू। 7 दशक में 14% घटी हिंदू आबादी। हर साल 2.3 लाख हिंदू कर रहे पलायन। 1951 में पूर्वी पाकिस्तान की कुल आबादी में 22% थे हिंदू। 2011 की जनगणना में केवल 8.5% रह गई हिंदू आबादी। 2022 में 8% से भी कम हो गए हिंदू। 1951 में 76% थे, 2022 में 91% से अधिक हो गए मुस्लिम। 1971 में पूर्वी पाकिस्तान यानी कि आज के बांग्लादेश में मुक्ति आंदोलन के दौरान हिंदुओं पर ऐसे ही अत्याचार बढ़ने के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने सेना उतार दी थी। नतीजा ये हुआ था कि पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए और नया देश बांग्लादेश बन गया। अब विपक्ष इसी पर सवाल कर रहा है कि क्या मोदी भी ऐसा ही साहस कर पाएंगे। 1971 में बांग्लादेश की संरचना में भारत ने एक विशेष भूमिका निभाई थी, जिससे जो दक्षिण एशिया का भूगोलिक मैप है वो 1947 के बाद एक बार फिर से बदला था। जो परिस्थितियां बांग्लादेश में आज की तारीख में उत्पन्न हैं वो बहुत ही संवेदनशील है और बहुत ही चिंताजनक है। तो मैं सरकार से ये जानना चाहूंगा कि पिछले कुछ वर्षों में दक्षिण एशिया में राजनीतिक स्थिरता को बहाल रखने के लिए भारत सरकार की तरफ से क्या कदम उठाए गए हैं, और अगर ये जो राजनीतिक अस्थिरता है ये इसी तरह फैलती रही तो इसके जो नकारात्मक प्रभाव है वो भारत के ऊपर क्या पड़ने वाले हैं, ये मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं। श्रीमती शेख हसीना हिंदुस्तान आई हुई है, निश्चित रूप से यहाँ की सरकार को उनकी मदद करना चाहिए और शांति स्थापित कराने का काम करना चाहिए, और देखें कि वहाँ इस तरह अल्पसंख्यक वर्ग के साथ किस तरह अत्याचार ना हो। और वैसे तो मोदी जी अपने बहुत गुणगान गाते हैं, इसमें कुछ करिश्मा करके दिखाएं जिससे लगे विश्व शांति के लिए वो विश्व के नेता बनने के लायक हैं या नहीं। 1947 में देश के विभाजन के बाद हिंदुओं की बड़ी आबादी पाकिस्तान में रह गई। फिर पाकिस्तान 2 टुकड़ों में बटा, पाकिस्तान और बांग्लादेश। लेकिन वहां रह गए अल्पसंख्यक हिंदुओं पर अत्याचार की घटनाएं नहीं थमी। इन निरहे हिंदुओं और दूसरे अल्पसंख्यकों बौद्ध, जैन, ईसाई, सिख को भारत में सुरक्षित जिंदगी देने मोदी सरकार अपने पिछले कार्यकाल में CAA यानी कि नागरिकता संशोधन विधेयक लेकर आई। पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में सताए गैर मुस्लिमों को भारत की नागरिकता देने का प्रावधान है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या CAA कानून से पीड़ित हिंदुओं और दूसरे अल्पसंख्यक समुदाय को राहत मिल जाएगी। एक बड़ा सवाल ये भी है कि क्या दक्षिण एशिया में बढ़ रही राजनीतिक अस्थिरता भारत विरोधी सरकारें कितना बड़ा खतरा है और सरकार उससे कैसे निपट पाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा बांग्लादेश बवाल और सवाल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे, उसके पहले IND एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डालते हैं। भारत के लिए कितना बड़ा खतरा है बांग्लादेश में हिंसा की आग। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार, क्या कदम उठाए मोदी सरकार। क्या दक्षिण एशिया में तेज हो रही चीन की चाल। राष्ट्रीय मुद्दों पर एक राय की जगह सियासत कितनी जायज। नमस्कार, इन्हीं सवालों के साथ चर्चा में आप सबका पुनः स्वागत है। जिस प्रकार से पड़ोसी देश में सत्ता का निर्वासन हुआ है उसको कुछ बौद्धिक लोग जायज भी ठहरा रहे हैं। यह लगभग अफगानिस्तान जैसा ही परिदृश्य है। वहाँ एक
कहना चाहिए कि एक ऐसा प्रतिबंधित गुट उसने कब्जा किया और वहाँ की जनता ने, तो जो जनता, जो आंदोलनकारी जिन्होंने प्रधानमंत्री निवास में घुसकर वहाँ का सामान ले जाते दिख रहे हैं, और अगर उसको गुस्सा या कहना चाहिए कि सरकार के प्रति कठिन विरोध, कड़ा प्रतिरोध ये कह के जस्टिफाई किया जाएगा, तो निश्चित रूप से वो दिन दूर नहीं जब लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं पर इस प्रकार के प्रश्न चिन्ह अन्य तमाम देशों में लगेंगे। अगर कुछ समय से देखें तो नेपाल में देखें तो वहाँ की जो ओली सरकार है वो चीन को समर्थन करती है। श्रीलंका का झुकाव भी चीन की तरफ है, म्यांमार में भी, बांग्लादेश में भी, पाकिस्तान पहले से चीन की तरफ है। एक भारत की घेराबंदी हो रही है क्योंकि भारत जिस प्रकार से पूरे विश्व में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहा है, कोई भी बड़ा आर्थिक संस्थान हो, कोई भी बड़ी आर्थिक एजेंसी हो, सबने भारत की विकास की दर को कहा है कि बहुत स्थिर है और बहुत अच्छी तरह से विकास दर भारत की आगे जा रही है और एक तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। तो इस दौर में निश्चित रूप से वैश्विक प्रतिस्पर्धा होती है और वैश्विक प्रतिस्पर्धा में तभी हम खड़े हो सकते हैं जब हम देश में जो हमारी राजनीति है, जब वो वैश्विक मुद्दों पर हो तो वो एक सुर में नजर आए। वैश्विक मुद्दों पर हम आपसी द्वेष भूलकर देश की बात करें। जब हम अन्य देशों में जाकर उनसे ये कहेंगे कि आप भारत में संविधान खतरे में, आप वहाँ इंटरवीन करिए, तो जब कोई और देश इंटरवीन करता है तो हालात या तो तालिबान शासित अफगानिस्तान या वर्तमान में जो अभी बांग्लादेश है वैसे होते हैं। तो बहुत गंभीर मामला है। इस पर मोदी सरकार क्या करेगी, ये रुख निश्चित रूप से देखने की ज़रूरत है, लेकिन इस पर विपक्ष किसी भी हालत में हल्की राजनीति न करे, ऐसी उम्मीद देश विपक्ष से करेगा। इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं प्रताप भानु शर्मा जी, वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व सांसद हैं, मध्य प्रदेश कांग्रेस के हमारे साथ हैं। अजय सिंह यादव जी, मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ प्रवक्ता हमारे साथ हैं। धर्मेंद्र पैगवार साहब, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत है। सीधा सवाल प्रताप भानु जी, देखिए इंदिरा गांधी जी को ही श्रेय जाता है बांग्लादेश की स्वतंत्रता में एक बड़े योगदान का, लेकिन आज वही बांग्लादेश जल रहा है, सुलग रहा है। और आप अगर सोशल मीडिया पर देखें तो कुछ लोग इस व्यवस्था को भी जस्टिफाई करते हुए नजर आ रहे हैं कि जब सरकार बहुत लंबे समय तक चलती है तो इसी प्रकार की व्यवस्था होती है। हमारे देश में तो कांग्रेस ने 50 साल शासन किया, मतलब अगर इनका देखें शेख हसीना का तो 20 वर्ष का शासन है। तो बड़े बौद्धिक लोग जो बड़े पत्रकार हैं, निष्पक्ष पत्रकार हैं, कहना नाम लेना उचित नहीं है, सोशल मीडिया पे पड़े हुए हैं कि वो इसको आक्रोश, उबाल, गुस्सा, ये सब कह के जस्टिफाई कर रहे हैं। संस्कृत हमारे यहाँ एक व्यवस्था है, 50 साल 60 साल शासन रहा, उसके बाद आज भारतीय जनता पार्टी का है, अभी कांग्रेस ने बहुत अच्छा कमबैक किया है। तो इस प्रकार की जब घटनाक्रम होते हैं खासकर पड़ोसी देशों में, तो उस पर बड़ी संयत राजनीति होनी चाहिए, क्या कहेंगे? बिल्कुल सही कहा आपने नवीन जी। जब पड़ोसी देश में उथल पथल हो रही हो, पड़ोस में आग लगी हो, तो हमारा देश भी या हमारा घर भी प्रभावित हुए बगैर नहीं रह सकता। और खास तौर से बांग्लादेश, जिसका निर्माण ही भारत की त्याग, बलिदान और समर्थन से हुआ हो, और वहां पर जो ज्यादतियां हो रही थी वहाँ के नागरिकों के साथ, वहाँ के लोकतंत्र के साथ, वहाँ के हिंदू समाज के साथ, अल्पसंख्यक वर्ग के साथ में, उस समय भारत ने, इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थी, 1971 की बात है जी, बड़ी दिलेरी से ये निर्णय लिया कि नहीं, बांग्लादेश की आज़ादी में हम खुलकर उनका साथ देंगे। दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें, अमेरिका भी सामने आ गई, यूरोप ने भी साथ नहीं दिया, परवाह नहीं करी, पर जन सहयोग से और वहाँ के बांग्लादेश के
नागरिकों से जो समर्थन मिला, जो सहयोग मिला, वो अटूट रिश्ते आज भी हमारे और बांग्लादेश के बीच में है। सरकारें आती हैं, जाती हैं, बदलती हैं, ये सब चीजें ठीक हैं, पर बांग्लादेश एक बहुत अच्छा बड़ा पड़ोसी है, कट्टर समर्थक रहा है और कदम से कदम मिलाकर उसने भारत की राजनीति में और भारत के विकास में हमेशा सहयोग दिया है। मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा कि इंदिरा जी के, क्योंकि आपने भी इंदिरा जी का जिक्र किया, इंदिरा गांधी के टाइम पर सार्क का गठन हुआ था, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन। वो एक ऐसा कदम था जिसमें हम अपने पड़ोसियों को एकता के सूत्र में, सांस्कृतिक रूप में, राजनीतिक रूप में, व्यापारिक रूप में, सभी तरह से राजनीतिक रूप में हम एकजुटता के लिए प्रयास करने का, उसके एम्स ऑब्जेक्टिव्स यही थे। हम देख रहे हैं 8-10 साल में वो सार्क का अस्तित्व ही खत्म कर दिया। हमें कल्चरल जो एक्सचेंज करना चाहिए डेलीगेशंस का, छात्रों का, युवाओं का, महिलाओं का, वो प्रथा ही खत्म हो गई। आज चीन का और पाकिस्तान का हस्तक्षेप बढ़ता जा रहा है हमारे आसपास, और ये दोनों दुश्मन राष्ट्र हैं हमारे। इसमें चीन को हमारी तरक्की पसंद नहीं आती, पाकिस्तान तो छोटी छोटी बातें घुसपैठ करके पता नहीं कौन सी खुंदस निकालता रहता है, या क्या उसका निर्माण नफरत के बुनियाद पे हुआ है, ऐसा लगता है। तो ऐसे समय में भारत को, जब हम कहते हैं विश्व नेता है, विश्व गुरु है, अरे हम क्षेत्रीय ताकत बन के क्षेत्र के इन 10 देशों के नेता तो बन जाएं। हम अब हमारी शक्ति के आगे हम चीन और पाकिस्तान को बता तो दें कि हमारे इस उपमहाद्वीप में, साउथ एशिया वाले इस रीजन में हम लीडर हैं, हम पावर हैं। हमारे किए बगैर आप बांग्लादेश में हस्तक्षेप हो, चाहे वो म्यांमार क्या है वो बर्मा में हस्तक्षेप हो, श्रीलंका में हो, अब छोटा सा पिद्दा सा देश बताइए आप क्या है, मालदीव, वो आंख बता रहा है। नेपाल में चाइना परस्त लोग सत्ता में आ रहे हैं। हम अपनी सरकारों के उलटफेर में तो लगे हैं, अंतर्द्वंद में अंदर, परंतु भारत को एक शक्तिशाली राष्ट्र बनाने में, एक स्थिरता देने में, डिप्लोमेसी करने में और हमारी ताकत का एहसास हमारे पड़ोसियों को कराने में हम क्यों असफल रहे, इसकी समीक्षा होना चाहिए। सरकार भी करे, विपक्ष के नेता भी सब मिलकर करें। सर्वदलीय आज बैठक बुलाई प्रधानमंत्री ने, स्वागत योग्य कदम है। राहुल जी भी गए, खड़गे जी भी गए, सब प्रतिपक्ष के नेता गए। और जब ऐसी कोई राष्ट्रीय आपदा आती है या हम देखते हैं कोई चिंताजनक विषय है, तो इस तरह के सभी दलों को विश्वास में लेकर हमें डिप्लोमेटिक एफर्ट्स करने चाहिए। बाहरी लोग हमारे क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं कर सकते। बिल्कुल ठीक। चीन और अमेरिका दूर बैठे हैं, रशिया भी दूर बैठा है, पर हमारी राजनीतिक शक्ति, हमारा डिप्लोमेटिक जो तौर तरीके हैं, वो इतने प्रभावी होने चाहिए कि बाहर वाला कोई हस्तक्षेप करने की कोशिश न करे। बांग्लादेश में यदि हम देखें, जो कल से 24 घंटे में देख रहे हैं, आंतरिक असंतोष तो है ही। डेमोक्रेटिक वे से सरकार चलने वाली जब डिक्टेटरशिप की बातें करने लगी, आम जनता के खिलाफ गोली चालन होने लगा, सड़कों पे प्रदर्शन होने लगा, तो उन्हें संयम से काम लेना चाहिए था। पर फिर भी भारतवर्ष ने, हमारी सरकार ने एक अच्छा जेस्चर दिया, क्योंकि ये जो मुजीबुर रहमान की फैमिली है, ये प्रो इंडिया हमेशा से रही है और शेख हसीना ने हमेशा भारत का साथ दिया है। चीन, पाकिस्तान और अमेरिका के मुकाबले भी भारत का साथ दिया है। इसलिए जब यदि उनका जीवन संकट में है, तो इस काम को अच्छा कदम उठाया है। सब लोग मिलकर इसका समाधान निकालें। और बांग्लादेश में जो वहाँ के अल्पसंख्यक हिंदू समाज के ऊपर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ध्वस्त हो गई है, वहाँ की सेना और वहाँ की पुलिस मूक दर्शक बनकर देख रही है, मंदिरों पे हमले हो रहे हैं, उसकी प्रतिक्रिया हमारे यहाँ पर ना हो, इसके भी हम पूरे प्रयास करें। और वहाँ का समाधान इंटरनल और अंतर्राष्ट्रीय मान डिप्लोमेसी से, विदेश नीति से, लोगों के हस्तक्षेप से, हमारे स्वयं के प्रयासों से हम उसको हल करें। और अंत में ये कहना चाहूंगा, जो सार्क का गठन जिस इंदिरा जी ने दूरदर्शिता से किया था, वो भारत के नेतृत्व को पड़ोसियों के साथ जोड़ने का एक बहुत बड़ा गठबंधन। उसमें सिर्फ पाकिस्तान हमसे अलग हुआ था और उसकी भरपाई हमने अफगानिस्तान को जोड़ के कर ली थी। और इतना अच्छे काम को हमने बिल्कुल 10 साल से बिल्कुल उसको ठप्प कर दिया है। ये ऐसे संबंध हैं जो व्यावसायिक, शैक्षणिक, राजनीतिक, भाईचारे के, सर्वधर्म समभाव के,
आपस में जी। एक दूसरे को समझने के रिश्ते कायम करने के लिए जी। हमें मजबूत करने चाहिए। बहुत ही मेरा सोचना भी गंभीर यही है विषय पर कि आपकी मैं उतनी रहा ही हूं सांसद 10 बहुत साल, ही मैंने गंभीर देखा है विषय पर आपकी उतनी ही गंभीर प्रतिक्रिया आई अटेंड करी है, जितनी तो इस जैसी दिशा में हमारा पॉजिटिव सहयोग रहेगा। बहुत अंत ही में मैं गंभीर यही विषय कहना पर आपकी चाहूंगा। गंभीर प्रतिक्रिया आई, अपेक्षित प्रतिक्रिया आई। आपसे ऐसी ही प्रतिक्रिया की अपेक्षा थी। और अगर देश का विपक्ष इस स्थिति में है और इस मनोदशा से सरकार के साथ है, तो फिर ये बिल्कुल तय है कि यही वो तरीका है जिससे भारत जो है संवैधानिक तरीके से पूरे विश्व में अपनी उपस्थिति दर्ज करा सकता है। अजय सिंह यादव जी हैं कि अजय जी, अब मोदी जी, चूंकि मोदी जी को वैश्विक नेता के तौर पर विश्व में खूब ख्याति मिली है, पूरा विश्व इस समय पे ताक रहा है कि भारत की क्या भूमिका होगी, तो आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा। देखिए नवीन जी, जिस तरह के हालात बांग्लादेश में पैदा हुए हैं वो भारत के लिए निश्चित ही चिंता का विषय है और एक गंभीर विषय है। पूरे दक्षिण एशिया में श्रीलंका, नेपाल के बाद अब बांग्लादेश पे जिस तरह से लग रहा है कि अपरोक्ष रूप से चीन ने इस तरह की गतिविधियों को संचालित करवाया है, जिससे चुनी हुई सरकार को आपदस्थ कर सकें और चीन का हस्तक्षेप बांग्लादेश में हो सके। बांग्लादेश एक ऐसा देश जिसकी 4000 किलोमीटर की सीमाएं भारत से लगती हैं और बांग्लादेश की भारत के अलावा दुनिया के किसी देश से सीमाएं कहीं भी संपर्क नहीं होता है, या तो 3 तरफ भारत है या फिर समुद्र है। तो ऐसे में बांग्लादेश का संचालन सुरक्षित हाथों में होना भारत की सुरक्षा के लिए भी आवश्यक है। और जिस तरह से 1971 के बाद जब बांग्लादेश बना तो पूर्वी क्षेत्र पे भारत को कहीं ना कहीं शांति रही, भारत को किसी तरह की दिक्कत पूर्वी क्षेत्र में नहीं हुई, क्योंकि बांग्लादेश में जो सरकारें रही वो भारत की नीतियों के भी साथ रही और भारत ने भी बांग्लादेश को समर्थन दिया। अब जो हालात बने, ऐसे में अगर हम कहें कि हम देशों में हस्तक्षेप करने लगें तो ये तो भारत की नीति नहीं हो सकती है, भारत की विदेश नीति नहीं है किसी भी देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने की, तो ये तो सरकार नहीं कर सकती है। लेकिन ऐसे गंभीर विषयों पे विपक्ष को भी सरकार का साथ पूरी मजबूती से देना चाहिए। 1971 का युद्ध था जिसमें बांग्लादेश बना, उस समय स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने आरएसएस के सरसंचालक गुरु गोलवलकर जी से सहयोग मांगा। उन्होंने अपने संदेश वाहक भेजे और उन्होंने पूरे देश में सहयोग किया, देश में हालात बनाए रखने के लिए। तो हमेशा विपक्षी दलों ने देश में सरकार का साथ दिया, यहाँ तक कि अटल जी ने तो इंदिरा जी को दुर्गा की संज्ञा दी थी बांग्लादेश के युद्ध के बाद। उसके बाद आज जिस तरह की बातें हो रही हैं तो कांग्रेस के नेता ऐसे महत्वपूर्ण समय में सरकार की भूमिका में ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं राजनीतिक अवसर ढूंढ रहे हैं कि सरकार की भूमिका में कहीं कोई चूक हो, कहीं कोई ऐसा अवसर मिले जिसको कांग्रेस पार्टी और विपक्षी दलों के नेता अपने राजनीतिक अवसर की तरह भुना सकें। ये ठीक रणनीति नहीं है। इस समय देश को एकजुट होकर सरकार के साथ मजबूती के साथ आगे बढ़ना चाहिए। और जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी जी ने दुनिया भर में वैश्विक नेता की छवि बनाई है तो वो अमेरिका से लेकर ब्रिटेन तक पूरे यूरोप में कहीं भी देखी जा सकती है। भारत ने जितनी बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में दुनिया में अपनी पकड़ बनाई, दुनिया में बड़े बड़े देशों में भारत की जो पकड़ बनी है वो पिछले 10 सालों में किसी से छुपी नहीं है। तो मोदी जी वैश्विक नेता हैं, इसीलिए कहीं ना कहीं भारत को प्रभावित करने के लिए चाइना जैसे देश इस तरह की गतिविधियों को चला रहे हैं। ऐसे में विपक्षी दलों को देश की एकता, अखंडता और मजबूती के लिए सरकार का पूरी तरह सहयोग करना चाहिए ताकि भारत पूरी मजबूती से इन साजिशों का सामना कर सके। बिल्कुल ठीक है। धर्मेंद्र पेगवार साहब से प्रतिक्रिया लूंगा। देखिए, अभिव्यक्ति की आज़ादी कभी निरंकुशता नहीं हो सकती। अगर आज कोई भी बुद्धिजीवी वर्ग बांग्लादेश में जो हो रहा है उसको आक्रोश, प्रतिरोध, इस सब को कहकर अगर वो जस्टिफाई करना चाहता है तो ये किसी भी सूरत में ठीक नहीं है। हमें लगता है कि संवैधानिक प्रक्रियाओं का, परंपराओं का पालन करते हुए अगर चुनाव में भी कोई समस्या थी तो हर देश की संवैधानिक व्यवस्था में चुनाव को भी रिकॉल किया जा सकता है। राष्ट्रपति महोदय अंतिम निर्णय ले सकते हैं, लेकिन वो तब होगा जब लोगों का भरोसा डेमोक्रेसी में होगा। अगर लोग व्यवस्थाएं अपने हाथ में ले लेंगे, और पिछले कुछ समय में तो पूरे विश्व में लगभग इस प्रकार की चीज़ें देखने को मिली हैं। डोनाल्ड ट्रंप
जब हारे तो क्या हालत हुई, व्हाइट हाउस में लोग घुस गए। तो ये जब अमेरिका जैसे देश में ऐसा हुआ, बांग्लादेश में, लेकिन हमारी चिंता ये है कि हमारे आसपास के देश अगर अस्थिर हो रहे हैं तो उसका सीधा असर हम पर पड़ेगा। क्या कहें? देखिए, 2-3 बातें हैं जो मैं कुछ समय चाहूँगा, क्योंकि हालांकि बहुत वरिष्ठ नेता हैं प्रताप भानु शर्मा जी, उन्होंने बहुत समय लिया, बहुत अच्छी बातें कही। हमको सिर्फ बांग्लादेश संकट को इस परिप्रेक्ष्य में भी देखना चाहिए कि इस्लामिक कट्टरपंथी किस तरीके से पूरी दुनिया में हावी हो रहे हैं। इसमें आप ये बताइए कि यदि वहाँ पर तख्ता पलट हुआ तो वहाँ के अल्पसंख्यक हिंदुओं की क्या गलती है? वो तो वहाँ के नागरिक हैं। ढाका की एक कोर्ट ने, वहाँ की हाई कोर्ट ने 6 साल पुराना एक आरक्षण का मामला पलट दिया। उसमें पहले शेख हसीना जब पहले प्रधानमंत्री थी तब भी उन्होंने ये कहा था कि जो बंगाल के मूल निवासी हैं या जिन्होंने बंगाल के स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया, उनके बच्चों को पहले उनको और उनके बच्चों को आरक्षण दिया जाए। वो आरक्षण धीरे धीरे कम होता गया और वहाँ के जो दूसरे वर्ग थे उनको आरक्षण धीरे धीरे बढ़ता गया। लेकिन 6 साल पुराना एक फैसला एक हाई कोर्ट ने बदला, आक्रोश हुआ, आरक्षण विरोधी आंदोलन शुरू हुआ। आप उसमें बताइए कि वहाँ के बेचारे हिंदू, उनकी क्या गलती है? आप जब सीए इस देश में लागू हो रहा था तो इस देश का विपक्ष छाती ठोक ठोक के और माथा पीट पीट के रो रहा था, बोल रहा था कि अगर बांग्लादेश के हिंदुओं को, पाकिस्तान के हिंदुओं को यह नागरिकता क्यों दी जाए। कांग्रेस के बहुत सारे नेता बोल रहे थे, समाजवादी पार्टी के बोल रहे थे, तृणमूल बोल रही थी। लेकिन अब आप देखिए बंगाल में ये हो रहा है तो कोई हिंदू शब्द नहीं बोला जा रहा है कि अरे वहाँ पर हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है। इंदिरा जी ने जब 71 में विभाजन कराया तब उनके साथ बहुत कंधे से कंधा मिलाकर देश की संसद में अटल बिहारी वाजपेयी खड़े हुए थे। यादव जी ने कहा कि उनको दुर्गा कहा था, हालांकि बाद में अटल जी ने इस बात का खंडन किया था और एक तथ्य है चूंकि, इसलिए मैं दर्शकों को बताना चाहता हूँ। अटल जी के बोलने के पहले एक दक्षिण भारत के एक सांसद बोल रहे थे और उन्होंने इंदिरा जी को दुर्गा कहा था, लेकिन संसद में रिपोर्टर की गलती के कारण वो अटल जी के उसके तत्काल बाद अटल जी को बोलना था। तो ये बात आई कि अटल जी ने इंदिरा जी को दुर्गा कहा, लेकिन बाद में अटल जी ने इस बात का खंडन कर दिया था अपने जीते जी। लेकिन जब भी देश को जरूरत पड़ी तब देश का विपक्ष सरकार के साथ खड़ा रहा। लेकिन इस देश में जब सर्जिकल स्ट्राइक होती है, एयर स्ट्राइक होती है, सबूत मांगे जाते हैं। अभी आप बांग्लादेश के हिंदुओं की चिंता करने के बजाय आप मोदी जी की क्षमताओं पर सवाल उठा रहे हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए। भाई, देश का विपक्ष का नेता बोलता है ना कि मैं हिंदू हूँ, मैं जनेऊधारी हूँ, मैं श्री राम का ये हूँ, मैं कैलाश मानसरोवर की यात्रा करके आया हूँ। आप छाती ठोककर बोलिए ना कि वहाँ के हिंदुओं की रक्षा करिए और कड़े से कड़ा एक्शन लीजिए, विपक्ष आपके साथ है। कोई नहीं बोल रहा। बहुत शब्दों को चबा चबा के मनीष तिवारी बोल रहा है कि ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। भाई, लीडर ऑफ अपोजिशन कहाँ है? जो जनेऊधारी हिंदू हैं वो बांग्लादेश के हिंदुओं पर क्यों नहीं बोल रहे हैं? उनको बोलना चाहिए कि हमें सैन्य हस्तक्षेप करना चाहिए। मालदीव में जब लुटेरों ने मालदीव पर हमला किया तब राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे। अटल जी ने कहा कि सैन्य हस्तक्षेप करिए, हम आपके साथ हैं। अभी कोई नहीं बोल रहा क्योंकि वहां पे हिंदू मारा जा रहा है। अभी उन हिंदुओं को शरण देने की बात आएगी नहीं? वहीं तो क्या श्रीलंका में भी सैन्य हस्तक्षेप किया? हाँ, श्रीलंका में सैन्य हस्तक्षेप किया नहीं, लेकिन मालदीव में जब सैन्य हस्तक्षेप किया तो अटल जी की सलाह ली गई। अटल जी ने हर फोरम पर कहा कि हम सरकार के साथ हैं और मालदीव हमारा पड़ोसी देश है, हमें उसको बचाना चाहिए। विपक्ष को यह बोलना चाहिए कि यदि सैन्य हस्तक्षेप की भी जरूरत पड़े तो हम भारत की सरकार के साथ हैं, कड़े कदम उठाइए, वहाँ हिंदुओं की जान बचाइए। और आप देखिए वो मूवमेंट क्या, स्टूडेंट का मूवमेंट है कि आप किसी के घर में घुस जाए। राष्ट्रपिता हैं वहाँ के शेख मुजीबुर रहमान, जिनने बांग्लादेश को आजाद कराया, उनकी प्रतिमा को तोड़ दिया आपने। कुर्सियां ले जा रहे हैं, पंखे ले जा रहे हैं, आप पंखे ले जा रहे हैं, वहां पर खाना खा रहे हैं, लूट रहे हैं आप खाना। भूखमरे लोग हैं, भिखमंगे लोग उसको उसमें दिमाग से पैदल लोग हैं, जहालत उनके दिमाग में भरी हुई है, सो रहे हैं, लोट लगा रहे हैं। हाँ, उसमें भी दिमाग में जहालत भरी हुई है। उसमें भी अगर उनको एक वर्ग अगर जस्टिफाई कर रहा है आक्रोश और उसको, यस, यदि इस देश में उस वर्ग को भी जस्टिफाई कर रहा है तो हमें सोचने की जरूरत है कि हमारे देश में इस विकृत मानसिकता के लोग भी हैं जो उनकी जहालत को सपोर्ट कर रहा है, उसे जस्टिफाई कर रहे हैं, और ऐसे लोगों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। यदि आप देखिए कि यदि फिलिस्तीन में
कोई बच्चा मारा जाता है तो हिंदुस्तान में प्रदर्शन होते हैं। हमारे भोपाल के तो एक बहुत बड़े नेता हैं, एक वर्ग विशेष के हैं, वो जब विधायक नहीं थे तो 15 साल पहले भी भोपाल में 5000 लोगों के साथ प्रदर्शन करते थे। भाई अब बोलना चाहिए, आप बोलते थे हम इंसानियत के नाम पर प्रदर्शन कर रहे हैं, अब कोई नहीं बोल रहा। बोलिए कि बांग्लादेश में हिंदुओं का अत्याचार बंद होना चाहिए, और नहीं कर रहे हैं तो आप जितनी सुविधाएं, जितने प्रोग्राम, जितने कार्यक्रम भारत के पैसे से बांग्लादेश में चल रहे हैं उन्हें तत्काल प्रभाव से बंद करिए। ये कोई नहीं बोल रहा। तो मतलब ये तो मीठा मीठा गप और कड़वा कड़वा थू, वो मतलब हिंदू गरीब की गाय हो गया। से भारत में तो था ही, पूरी दुनिया में था। अब पड़ोसी देश में जो बेचारा जो अल्पसंख्यक है, हिंदुस्तान के अल्पसंख्यक पर यदि कोई बात होती है तो देश में अमेरिका भी बात करता है, इंग्लैंड भी बोलता है, तुर्की इसलिए बोलता है कि हमारा देश ही बोलता है, उन्हें आमंत्रित करता है कि बोलिए आप हमारे। और बांग्लादेश में जब हमारे देश के नेता कहेंगे जाकर के आप संविधान की व्यवस्था बचाने के लिए बोलिए तो बोलेंगे। बहुत गंभीर मामला है। कब ये जी मैं फिर कहना चाहता हूँ, बांग्लादेश में तख्ता पलट करना वहाँ की जनता का आंदोलन हो सकता है, आरक्षण विरोधी आंदोलन हो सकता है, वहाँ के स्थानीय मुद्दे हो सकते हैं। आप ये बताइए कि वहाँ के मंदिरों की क्या गलती है, वहाँ के हिंदुओं की क्या गलती है, माता बहनों की क्या गलती है? आप उनको मार रहे हो, घर में घुस के उनके आग लगा रहे हो, उनकी दुकानें लूट। ये तो ये ऐसी ही विविधता मतलब ऐसी ही विविधता देश 1947 में भी झेल चुका है। बांग्लादेश देश की आजादी की कीमत बहुत बुरी तरह से चुकाई है देश ने, ऐसा नहीं है। बांग्लादेश ठीक है, वो समय से लंबे समय से हिंदू विरोधी ताकतें, भारत विरोधी ताकतें और खासतौर पर ISI लंबे समय से वहां काम कर रही है, जिसकी परिणति वो तो जमात के साथ उनके पहले से अब सामने आई है। जी, समय सीमा के चलते ये बड़ा गंभीर मसला है, इसलिए इस पर कोई भी और अन्य राजनीतिक टीका टिप्पणी ना हो तो मैं चर्चा यहीं समाप्त करूंगा। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो बांग्लादेश में बवाल है, सवाल बांग्लादेश पर नहीं है, सवाल हमारी अपनी नीयत पर है। सवाल इस बात पर है कि जब सरकार CAA लाती है, सरकार कहती है कि जो हिंदू अल्पसंख्यक हैं और अन्य देशों में जहां लगातार उनकी आबादी घट रही, भारत में जो अल्पसंख्यक हैं उनकी आबादी बढ़ रही है, उनकी किसी भी इंडेक्स में देखें, आर्थिक इंडेक्स में देखें वो मजबूत हो रहे हैं, शैक्षणिक में देखें वो मजबूत हो रहे हैं, स्वास्थ्य की दृष्टि से देखें उनको सुविधाएं मिल रही हैं, रोजगार की दृष्टि से देखें तो यह दिखाता है कि यह लोग स्वस्थ लोकतंत्र है। बाकी आसपास के जो भी देश हैं जहां हिंदू आबादी है, आप देखिए आज़ादी के जब देश आज़ाद हुआ था उस समय क्या थी और आज क्या है, तब यह बात किसी को नहीं दिखती। और अगर ये देश उन हिंदू अल्पसंख्यकों के लिए पनाह देने के लिए, उनको नागरिकता देने के लिए एक कानून बनाता है तो उसका खुले दिल से स्वागत होने की बजाय उसे एक कुत्सित मानसिकता करार दिया जाता है। और आज जब बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यक परेशान है तो निश्चित रूप से विपक्ष का इस पर एक स्पष्ट दृष्टिकोण होना चाहिए। सवाल दूसरे देश पर नहीं है, सवाल हमारी अपनी नीयत पर है कि हमारी अपनी नीतियां क्या हैं, हम देश की नीतियों के साथ किस तरह से खड़े हैं। IND एजेंडा में इतने ही, आप बन रहे IND 24 के साथ और देखते रहिए IND 24। नमस्कार।